एवरीवन, मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सभी एस्पिरेंट्स के लिए आई थिंक इट्स द मोस्ट क्रूशियल टाइम। सबको बहुत सारा टेंशन आ रहा होगा, सबको बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा होगा, लेकिन ये जो वीडियो है आई थिंक इट विल बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर यू। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर नमिता, जिन्होंने AIPGAT क्लियर ही नहीं किया है बल्कि बहुत अच्छे रैंक से क्लियर किया है। और आज हम उनसे मिलेंगे, उनकी जर्नी को समझेंगे और वहाँ से आप बहुत सारी अच्छी इंस्पिरेशंस ले सकते हैं। सो आई वेलकम यू नमिता। हाय। हाय, नमस्कार प्रथम सर्वांना. My name is Namita Pawar and my UG college was CSMSS Ayurved Mahavidyalaya, Chhatrapati Sambhajinagar. Now I am in PGI at Jodhpur and current department is my Kamarvritti department. सो नमिता, पहले तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी सक्सेस के लिए। थैंक यू. एंड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको PG करना है? बिकॉज जब हम इंटर्नशिप में होते हैं बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, प्रैक्टिस करें क्या करें। सो हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे PG ही करना है? पीजी करने का मुझे पहले तो कुछ डिसाइड नहीं था, मगर जब फाइनल ईयर में आई, जब फाइनल ईयर का सिलेबस देखा, तब ऐसे रहता है ना कि थोड़ा फ्यूचर की बातें करो, तो मुझे तब समझ में आया कि पीजी करना क्यों ज़रूरी है। तो मैंने फाइनल ईयर में तो डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे पीजी करनी है, मगर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो इंटर्नशिप से स्टार्ट की थी मैंने मेरी प्रिपरेशन। ओके, सो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया या सेल्फ स्टडी किया? एंड जब आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया या फिर आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने किस तरीके से अपने शेड्यूल को बांटा, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताओ। कोचिंग के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि पीजी इज़ नॉट ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी और कोचिंग। तो ये एक मिक्सचर है कि उसमें सेल्फ स्टडी भी आता है और कोचिंग भी आता है। Exactly. तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी और उसके साथ साथ पे मैं मेरा सेल्फ स्टडी भी अच्छे से कर लेती थी। तो इस दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से मैं ये पीजी क्लियर कर पाई। एग्जैक्टली। सो जब जैसे इंटर्नशिप में आपको पता ही होता है बहुत सारी ड्यूटीज़ होते हैं और तब हमारा ना हमें ये भी होता है कि हम मज़े भी कर लें, हम पढ़ाई भी कर लें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो उस समय आपने पढ़ाई को आप किस तरीके से लेते थे? क्योंकि कोचिंग आपका शायद चलता होगा ऑनलाइन, तो आप किस तरीके से स्टडी करते थे वो आप बताइए, ताकि उनको समझ आए कि वो किस तरीके से अपना शेड्यूल बिठा सकते हैं। पहले तो मैं ऐसे पढ़ाकू पर्सन में तो नहीं आती हूँ मुझे पढ़ाई के साथ साथ थोड़े मौज मज़े करने, एंजॉय करना, पार्टी करना, घूमना, इसका भी बहुत शौक था। जब मेरी इंटर्नशिप ड्यूटी रहती थी तो पहले से तो 9 बजे से 2 बजे तक रहती थी। तो ये पूरा मैं इंटर्नशिप का। सो नमिता, आई थिंक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि इंटर्नशिप में जब आपकी ड्यूटीज़ थे उनके साथ में आपने पढ़ाई किस तरीके से शेड्यूल की, उसके बारे में कुछ बताइए। इंटर्नशिप में तो मेरी स्टडी ऐसी होती थी कि पहले इंटर्नशिप का टाइमिंग सुबह 9 से 1 बजे तक होता था। तो 1 बजे के बाद जो टाइम मिलता था उसमें मैं 1 से 2 बजे तक ऐसा थोड़ा रिलैक्स करती थी, थोड़ा आराम करती थी। फिर 2 बजे से आगे मैं 4 बजे तक ऐसे पूरा ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ऑडियोज सुनने हो, जो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, वाग्भट संहिता, ये यहाँ के मेजर जो अध्याय रहते थे तो उनके नोट्स निकालना या फिर ऑडियो सुनना, ये करती थी। फिर 4 बजे से आगे 4-5 बजे कुछ बोर हो जाए तो कुछ जनरल नॉलेज पढ़ लिया या कुछ माइनर संहिता पढ़ ली, शारंगर संहिता, योग रत्नाकर, इसके नोट्स पढ़ती थी। तो इंटर्नशिप के फेज में तो स्टडी मेरा अच्छा ही चलता था। तो तो देखिए, मुझे पूरी बात में ये समझ आई कि आपने मेजर ग्रंथ रेस पे फोकस किया और जब आप बोर होते थे तब आप छोटी छोटी संहिताएं पढ़ लेते थे। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कब चालू किया? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैंने स्टार्ट तो जब कोचिंग स्टार्ट की थी तभी धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट ही कर दिया था। मगर मैं फर्स्टली ऐसे करती थी कि एक अध्याय पढ़ लिया तो उसके क्वेश्चंस उसके बाद ही सॉल्व कर दो। तो अगला अध्याय पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस इंस्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और जो मेजर क्वेश्चंस रहते थे जैसे रैंडम क्वेश्चंस हो गए या मिक्स्ड क्वेश्चंस रह गए, IMP क्वेश्चंस रह गए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रह गए, तो ये जो रहते थे तो कभी फ्री टाइम मिलता था, इधर उधर कुछ तो टाइम पास कर लिया तो उसमें ऐसे ही डिस्कस करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मुझे इससे एक और चीज़ याद आई। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स बच्चों के इस बात पर आते हैं कि मैम हम संहिता से पढ़ें कि हम नोट से पढ़ें। आज आप इस डाउट को क्लियर कीजिए कि किस तरीके से आपने इसे किया एंड शायद आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इन कॉलेजेस में उन्होंने कैसे किया, वो उसके बारे में बताइए। संहिता पढ़ने का तो बेसिक लेवल सबका अलग अलग होता है। तो संहिता मैंने जो पढ़ी थी वो तो ऐसे थी कि संहिता जब लिया था, अब ये अध्याय मुझे ये आज कंप्लीट करना है, तो पहले मैं अध्याय का ओवरलुक करने के लिए एक बार पढ़ लेती थी, ऐसे ही पढ़ लेती थी नॉर्मल। फिर उसके बाद उसके ऑडियो सुनती थी अच्छे से। ऑडियो एक बार समझ में आया तो ठीक है, वरना मैं फिर से रिपीट करती थी जब तक वो पॉइंट
मुझे दिमाग में समझ Settle नहीं नहीं आता होता था, था। सेटल नहीं होता था, तब तक मैं वहीं पे रुकती थी, Okay. आगे नहीं जाती थी, बिकॉज वो क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट रहता Yes, है। तो उसके absolutely. बाद मैं आगे बढ़ती थी। तो ऐसे ऑडियो करके मैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तो मेजरली मैंने ऑडियो से ही कवर कर ली। और अगर कोई अध्याय वगैरह आपको समझ नहीं आया है, तो बार बार जब आप कुछ काम कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, ऐसे ऑटो में वगैरह बैठे हो, तो वही ऑडियो आप रिवाइज कर रहे हो, तो मेजर संहिता इसमें कवर होती है। सो इस चीज़ से आप एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि नमिता ने जो अपनी स्टडी की वो काफ़ी कंसिस्टेंट रही हैं अपनी पढ़ाई के साथ में। ये एक मेजर पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। सेकेंडली नमिता, मुझे आपसे ये पूछना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं बहुत स्ट्रेस आता है और हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं होगा या फिर मुझसे नहीं हो रहा है। उस स्ट्रेस को आपने कैसे टैकल किया? हाँ, इसका क्रेडिट तो मैं मेरे ऑनलाइन कोचिंग क्लास को दूंगी, बिकॉज वो ऐसे करते थे कि हर संडे कुछ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी हो, उसका एक तो पीडीएफ या फिर उसका यूट्यूब वीडियो, उनका इंटरव्यू ऐसा भेजा करते थे वो। जब भी मुझे कुछ स्ट्रेस आता था, अभी लगता था कि यार नहीं अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, कैसे करूंगी, इतना सिलेबस है, जब ये दिमाग में आता था तो पहले मैं वो एक तो पीडीएफ पढ़ती थी या फिर कुछ तो मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, जिससे मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन आ जाता कि नहीं यार ये कर सकते हैं, तो हम तो ऑफकोर्स कर ही लेंगे। तो हाँ, तो एक तो कंसिस्टेंसी और एक हार्ड वर्क, इस पे मैं बिलीव ज़्यादा करती हूँ। तो मेरा खुद पे थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस था कि यार नहीं मैं तो कर ही लूँगी, तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। या सो नमिता, जैसे कि आपने केबी चूज़ किया, अभी आप कौमार भत्ते में पीजी कर रहे हैं, तो पहले तो थोड़ा उछल रहा होगा दिमाग में कि कौन सा ब्रांच लें, वो आपने किस तरीके से चूज़ किया और केबी ही क्यों चूज़ किया वो आप बताइए। ब्रांच चूज़ करने का मुझे ऐसा था कि ब्रांच लेनी है तो कुछ क्लिनिकल ही लेनी है। तो उसमें क्लिनिकल में मेरे 2 प्रेफरेंसेस थे, एक तो काय चिकित्सा था और एक तो कौमार भत्ते था। तो मैंने धीरे धीरे ऐसा थोड़ा डिमांडिंग सब्जेक्ट भी है कौमार भत्ते और रिसर्च के आगे थोड़ा ज़्यादा उसमें कुछ फ्यूचर ज़्यादा हो सकता है, ये सोच के मैंने कौमार भत्ते को चूज़ किया। हाँ, एंड यू आर वेरी हैप्पी? या आई एम वेरी हैप्पी नाउ। सो मुझे नमिता एकदम बिल्कुल क्लियरली आप स्टेट कीजिए कि आप अपना शेड्यूल, जब आपका इंटर्नशिप खत्म हो गया तो किस तरीके से डिवाइड करते थे? लास्ट के 4 मंथ्स में आपने किस तरीके का शेड्यूल रखा? क्योंकि अभी आई थिंक बहुत कम टाइम बचा है AIPJT 2025 कंडक्ट होने के लिए, एंड गिव देम द राइट डायरेक्शन कि किस तरीके से वो अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं। इंटर्नशिप के असली स्टडी तो इंटर्नशिप के बाद में थी हमारी, ये बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद में ऐसा होता है कि दिन भर हमें कुछ इंटर्नशिप हॉस्पिटल का काम वगैरह नहीं रहता है, तो पूरा दिन हमें सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो हाँ, तो इसमें मैं ऐसे करती थी कि सुबह मैंने कोचिंग के हमारे नोट्स थे मिक्स्ड, रैंडम और IMP, तो सुबह की सेक्शन में ये पढ़ती थी, दोपहर में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिताएँ पढ़ लेती थी, और बीच में कुछ बोर हो गया तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ती थी कुछ। फिर माइनर संहिता का मैंने दोपहर में ऐसा कर दिया था कि 4-5 के समय में थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा चाय वगैरह पी के फिर योग रत्नाकर, शारंग संहिता, माधव निदान के कुछ नोट्स हो, या फिर जो चरक, सुश्रुत और वाग्भट के कुछ डिफिकल्ट पॉइंट रख रहे तो मैं उसको रिवाइज करती थी। तो हाँ, तो धीरे धीरे, और बोर हो गया हो तो मैं ज़्यादातर MCQ सॉल्व करती थी, क्वेश्चन ऑफ द डे ऐसे एक फोल्डर आता था हमारे कोचिंग में, तो वो सॉल्व करती थी। फिर रात का सेक्शन तो मैं मेरे रूममेट के साथ रहती थी, तो हम दोनों डिस्कशन किया करते थे। हाँ, तो उसमें लैटिन नेम हुआ या फिर केमिकल कंपोजिशन हुआ, ऐसे पूरा डिस्कस कर लेते। जो पॉइंट्स हार्ड जाते थे, रिसर्च का पॉइंट हुआ हो, तो वो हम डिस्कस करके सॉल्व कर देते। सो यहाँ पे 2 चीज़ें आप समझ सकते हैं, एक तो डिस्कशन कि आप डिस्कस करके चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़, सो नमिता की बात से हम 2 चीज़ें समझ सकते हैं। पहली चीज़ है डिस्कशन से चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। दूसरी चीज़, जैसा कि नमिता का अगर आप प्लान सुनेंगे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सेक्शंस में बांट दिया था। थोड़े टाइम के लिए वो कभी छोटी संहिताएं पढ़ लेते थे, जैसे कि योग रत्नाकर, हरित संहिता, थोड़े टाइम के लिए चरक संहिता पढ़ते थे, थोड़ा टाइम के लिए क्वेश्चंस करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी स्टडी को ही काफ़ी इंटरेस्टिंग बना लिया था। और तीसरी चीज़ जो आप उनकी जर्नी से समझ सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग में आप हैं, आप उन्हें ट्रस्ट करके, क्योंकि किसी भी कोचिंग में ना सिर्फ 19 या 20 का ही फ़र्क होता है। इट्स मोर अबाउट यू, हाउ यू डू इट, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कमिंग बैक टू यू नमिता, मुझे आप ये बताइए कि ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्शंस थे जो आपने फेस किए, जो मतलब आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहे?
डिस्ट्रैक्शन के बारे में तो मैं ये बोलूँगी कि पहले 6 महीने जो थे अच्छे से थे। इंटर्नशिप के एक शेड्यूल बन गया था, अच्छे से पढ़ाई भी हो रही थी और कोचिंग के ऑनलाइन मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि यार हाँ अभी कर सकते हैं हम, तो अभी चल रहा है। मगर इसके बाद का रियल टास्क को इसके बाद रहता है कि इंटर्नशिप के बाद हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे पोस्टिंग होती है। तो डिस्ट्रैक्शन ये बोलूँगी कि 3 महीने मैंने सिविल ज्वाइन की थी और 3 महीने मेरा पीएचसी था। तो हाँ, तो 3 महीने सिविल में तो ड्यूटी हो जाती थी, दिन भर होती थी, जब शाम में ऐसे पूरा थक जाते थे। तो अच्छे से स्टडी नहीं हो पा रही थी तब तो कुछ तो एक ऑडियो सुन लिया, 1-2 ऑडियो सुन लिया या फिर कुछ टेस्ट सॉल्व की। तो वो 3 महीने के सिविल के 3 महीने में मैंने बहुत सारे ऐसे गैप भी लिए थे, पढ़ाई नहीं हो रही थी, तब थोड़ा डिप्रेशन भी आ जाता था कि कैसे करेंगे, अभी 3-4 महीने बाकी है। हाँ, तो ऐसे था, तो ऐसे थोड़ा टेंशन लेके थोड़ा खुद को मोटिवेट करके, खुद को इंस्पायर करके, बिकॉज इस पीरियड में हमें इंस्पायर करने वाला या मोटिवेट करने वाला कोई नहीं रहता है, तो हमें खुद से ही सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है उस टाइम। तो एक सेल्फ मोटिवेशन था मेरे पास उस टाइम पे, तो मैंने उसे मेंटेन किया था। फिर उसके बाद 3 महीने जो पीएचसी का टाइम था, वो तो पीएचसी का पूरा मैंने मैनेज कर दी थी। तो 3 महीने तो मुझे पूरा स्टडी के लिए देना था, तो मैंने 3 महीने और आगे 2 महीने रह गए थे, तो पूरी अच्छे से पढ़ाई की, पूरा मेरा शेड्यूल बनाया फिर से और रीमोटिवेट हो गई मैं। तो हाँ, तो मुझे मेरे धीरे धीरे मार्क्स भी अच्छे आने लगे, मॉक टेस्ट होने लगी, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा कि यार मैंने तब पढ़ा था। तो एक रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हाँ, तो उस टाइम मुझे पहले वाला अच्छे से रिवाइज हो रहा था, तो मुझे ऐसे समझ में आया कि यार नहीं, अभी मैं हार नहीं मानूंगी, मैं आगे तो कुछ कर सकती हूँ। तो ये वाला एक डिस्ट्रैक्शन था। और एक क्रूशियल टाइम था कि हमें हमारी कॉलेज की एनुअल गैदरिंग करनी थी। तो 1-2 महीने हमारे गैदरिंग में गए थे। तो वहाँ पे भी उसके बाद भी मुझे बहुत सारा टेंशन आया था, तबीयत भी ख़राब रहती थी। तो ऐसे थोड़ा सब चीज़ों के इधर उधर करके मैंने सेल्फ मोटिवेट, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क को मैंने कभी कम नहीं किया। इस चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो सिर्फ इसी चीज़ों के हिसाब से मैंने सब डिस्ट्रैक्शन को पार करके अच्छे से पीजी क्लियर, हाँ क्लियर की। नमिता, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। आप बच्चों को 3 से 4 टिप्स जो आप देना चाहते हैं जो उनके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगी और ओवरऑल उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो, प्लीज़ उन्हें बताइए। हाँ, पहले तो अभी जो एग्ज़ाम्स दे रहे पीजी की, मेरा इंटरव्यू कहाँ पे पहुँच रहा है मुझे तो नहीं पता, मगर जो लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि आप अभी तक आपकी जितनी स्टडी हुई है, आपको जितना हुआ है आपका, उसी का आप रिवाइज कीजिए। आगे कुछ नया अलग अलग या कुछ डीप में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पीजी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं, ये सब सोचने का खेल होता है। तो मैं ये कहूँगी कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी थोड़े से महीने रह गए शायद। हाँ, तो इस टाइम में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो इम्पोर्टेंट पहले ये निकाला करो कि आप जो इम्पोर्टेंट है पीजी में, पहले जो क्वेश्चंस आए हैं ज़्यादातर, पहले उसकी लिस्ट बनाओ, उसके ऊपर ज़्यादातर रिवीजन करो, कंसिस्टेंटली उसी चीज़ में आप रहा करो। इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बंद करो, थोड़ा मोबाइल एडिक्शन, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कुछ मूवीज़ जिसको आदत होती है कि वेब सीरीज़ मूवीज़, ये थोड़ा इस टाइम में थोड़ा पूरा बंद ही करना है और पूरा फोकस अपना पीजी पे करना है। बिकॉज अपने इतने समय तक आपने मेहनत की है, तो अभी थोड़ा ही टाइम है, तो अभी हार मत मानिए, कंसिस्टेंसी रखिए अपने। कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और परसिवरेंस इज़ की ऑफ सक्सेस, ये मैं मानती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसी चीज़ों पे खड़े होकर अपने पीजी अच्छे से क्लियर करोगे। और सबको जो अभी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं सबको ऑल द बेस्ट करूँगी और अपना बेस्ट देना। थैंक यू नमिता, इतने अच्छे से सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। यू शुड बी कंसिस्टेंट, यू शुड बी रिवाइजिंग थिंग्स, एंड तीसरी चीज़ सेल्फ मोटिवेशन। बाहरी मोटिवेशन मैंने हमेशा कहा है 2 दिन के लिए आपके लिए काम करेगा, ये वीडियो भी शायद 2 दिन के लिए आपके लिए काम करेगा, लेकिन जो आपके अंदर की आवाज़ है ना, वही आपको आगे तक लेके जाएगी। एंड विशिंग यू ऑल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और फॉलो बटन भी दबा दीजिए।